नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 23 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 23 फरवरी आ गया है। फरवरी 2 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर मार्च में आप प्रवेश कर जाएंगे। और पता ही है आपको, सितंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था और अगले सितंबर में एग्ज़ाम है आपका, तो इसलिए आपके पास कम समय है। जब मैं कम समय बोलता हूं तो यकीन मानिए बहुत ही कम समय होता है आपके पास में। लगता आपको भले ही है कि मार्च ही तो अभी शुरू होगा, सितंबर तो बहुत दूर है, लेकिन ढंग से जब आप सब्जेक्ट को देखेंगे ना और चैप्टर्स को देखेंगे, फिर मेंस और पीटी के प्रोसेस को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके पास समय है ही नहीं। प्रीसियस समय तो निकलता जा रहा है। 3 से 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं। उसके पश्चात 70 बीपीएससी आपके हाथ से निकल जाएगा अगर इस ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो। इसलिए पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बार बार जब मैं बोलता हूँ तो यकीन मानिए अच्छे से पढ़िए, कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है आज का हेडलाइन, क्या है कि पता ही आपको, रायसीना डायलॉग, बड़ा ही फेमस डायलॉग है ये, बहुत ही प्रतिष्ठित है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग संपन्न करवाया जाता है, जिसमें क्या है भाई कि देश विदेश से बहुत सारे जो गणमान्य अतिथि हैं वो आते हैं। हर साल किसी न किसी राष्ट्र के अध्यक्ष भी आते हैं। इस बार आपको पता ही है ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। उसके अलावा यूरोप के बहुत सारे विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। अल्बानिया के बारे में आज हम समझेंगे। अल्बानिया में भारत सरकार ने अपना दूतावास शुरू किया है, डिप्लोमेटिक दूतावास शुरू किया है। वाणिज्यिक दूतावास भी होता है, जैसे मुंबई जो अपना है वो देश की वाणिज्यिक राजधानी है, तो बहुत सारे देशों का जो वाणिज्यिक दूतावास है वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है। इसी प्रकार से कुछ देशों ने बेंगलोर और चेन्नई में भी खोल रखा है, लेकिन डिप्लोमेटिक दूतावास जो होता है ना वो देश की राजधानी में ही सामान्य तौर पर स्थित होता है। तो अल्बानिया की कैपिटल में हमने वो अपना वाणिज्यिक दूतावास नहीं, डिप्लोमेटिक दूतावास को शुरू किया है। तो अल्बानिया को भी हम लोग देखेंगे। और रायसीना डायलॉग में बहुत सारे यूरोप के मंत्री आए, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई भारत सरकार को रूस के साथ अपने संबंधों को कम करना चाहिए, रूस के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कम करना चाहिए, प्रतिबंधों पर ध्यान देना चाहिए। यूरोप ने लगाए हुए हैं। कौन से प्रतिबंध? तो जो यूरोप और अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस पर भारत सरकार को भी राजी होना चाहिए, भाग लेना चाहिए, प्रतिबंध को मानना चाहिए, रूस के साथ व्यापारों को कम करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन आपको तो पता ही है हम रूस को कभी भी छोड़ नहीं सकते, रूस कभी भी हमें नहीं छोड़ सकता है। एक शब्द है यहाँ पर, देखिए एस जयशंकर जी हैं, इन्होंने शब्द यूज किया है मल्टीलैटरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? एक साथ एक से अधिक देशों के साथ, एक से अधिक गुट के साथ, एक से अधिक पक्ष के साथ संबंधों को स्थापित करना, मल्टीलैटरलिज्म। भारत सरकार का जो फॉरेन पॉलिसी है ना भारत की, और नेहरू जी के ज़माने से वो इसी पर आधारित रही है कि हम किसी एक से बंधे हुए नहीं हैं। हम हर दृष्टिकोण को जो हमारे इंटरेस्ट में होगा उसको हम कैश करेंगे, यूज करेंगे, वहाँ पर हम अपने संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। बहुध्रुवीयता भी कहा जाता है, बहुत मल्टीपोलर वर्ल्ड भी एक इसी प्रकार का शब्द है कि भाई हम ना तो अमेरिका के पक्ष में हैं, ना तो हम रूस के पक्ष में हैं। हम किसके पक्ष में हैं? तो हम अपने पक्ष में हैं। हम अपने पक्ष में हैं, हमारी मर्जी होगी, हमारे संबंध अगर हमारे इंटरेस्ट में, हमारे देश के लिए अगर अमेरिका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना शामिल होगा तो हम वो भी करेंगे। अगर रूस के साथ करने में भी हमारी भलाई होगी तो हम वो भी करेंगे। हमें नहीं परवाह कि अमेरिका और रूस का लड़ाई है, इजराइल और अरब देशों का लड़ाई है, हमें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। मल्टीलैटरलिज्म का तात्पर्य होता है एक साथ एक से ज़्यादा देशों के साथ में एक से ज़्यादा विचारधारा, एक से ज़्यादा दृष्टिकोण, उस तरह की चीज़ों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना। सामान्य अर्थों में समझते चलिएगा, ठीक है। जैसे भी भारत सरकार रूस के साथ ही बहुत बड़े स्तर पर व्यापार वगैरह को बढ़ावा दे रही है, और यूरोप के साथ भी हमारा ट्रेड डील वगैरह पर वार्तालाप चल रहा है। आपको पता ही होगा यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ हम अलग अलग ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। तो इसका एक शानदार उदाहरण हो सकता है। उसके अलावा देखिए और क्या न्यूज़ है, तो जो सत्यपाल मलिक जी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए हैं। अब इनके घर पर सीबीआई पहुंच गया है। ठीक है भाई, तो जाने दीजिए, सीबीआई का क्या कर सकते हैं हम लोग। जो भी कुछ बोलेगा, जो भी आलोचना करेगा, उसको सीबीआई से देखना ही पड़ेगा। ये सच्चाई बन गया है। मैं किसी का आलोचक नहीं हूँ, मैं आपको आप ही का न्यूज़ बता रहा हूँ। आपने गौर किया होगा, पैटर्न एक है जिसमें जब भी कोई आलोचना करता है या जब भी कोई प्रधानमंत्री की या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता है, विरोध में खड़ा होने की कोशिश करता है, तो ईडी सीबीआई उसके घर पर जाती है। और ये कोई अभी सरकार का नहीं है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी प्रकार से सीबीआई मोदी जी के पीछे लगी रहती थी। तो ये सरकारें आती जाती रहती है, सीबीआई वैसा का वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई के लिए बोला था कि ये पिंजरे में बंद तोता है। जब इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है सीबीआई, तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल आधार क्यों नहीं देते हैं? संविधान में संशोधन करके इसके लिए आर्टिकल क्यों नहीं बना देते हैं? जब देश में कहीं पर भी कुछ भी होता है, घोटाला होता है, कोई क्राइम होता है, तो लोगों के मुंह में पहला शब्द क्या आता है? सीबीआई जांच। क्यों भाई? क्योंकि इस एजेंसी की प्रतिष्ठा है, अपनी एक प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर इतना अच्छा कि भाई सभी लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं।
तो इसको संवैधानिक आधार क्यों नहीं प्रदान किया गया आज तक? संविधान में इसके लिए आर्टिकल बना दीजिए, इसको स्वायत्ता प्रदान कर दीजिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को इसको यूज करना होता है अपने हिसाब से। चलिए देखते हैं आज का आर्टिकल क्या है। आज का आर्टिकल आपका स्टैटिक और जीएस, मतलब कि स्टैटिक में जीएस का पोर्शन और करंट के पोर्शन दोनों को लेकर है। और जो मैंने पॉलिटी के लिए नेक्स्ट वीक का टारगेट दिया है उसमें भी वो टॉपिक है पंचायती राज। देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो मैंने वीकली टारगेट दिया है उसमें इकोनॉमिक्स से बहुत कम टॉपिक होते हैं स्टैटिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मैक्सिमम आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स में तो मैंने कम टॉपिक दिए हैं, पॉलिटी में जो मैंने दिए हैं उसी से संबंधित आज का आर्टिकल है। देखिए क्या है आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है ये द हिंदू में आया था कि भाई पंचायत जो है, पंचायती राज में राजकोषीय हस्तांतरण। अब बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं शब्दों को देख करके, राजकोषीय हस्तांतरण, हस्तांतरण काट दीजिए। राजकोष का मतलब क्या होता है? पैसा रुपया से संबंधित, पंचायतों को पैसा रुपया देने से संबंधित। हस्तांतरण का मतलब तो देना लेना, उसी के बारे में चर्चा होगा इसमें। अब आप मुझे बताइए, इस अगर निबंध को बिना पढ़े, न्यूज़पेपर अभी आपने नहीं पढ़ा है, वैसे आपको बताऊं मैं एक टेक्निक, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर आपको स्टैटिक का नॉलेज हो तो, जैसे पंचायती राज आया तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए था? भाई 73 संशोधन। उसके बाद से राजकोषीय हस्तांतरण क्या आना चाहिए था? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की चर्चा कीजिए। तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था? पंचायती राज, राजकोषीय हस्तांतरण, क्या क्या चुनौतियां हो सकती है भाई? पंचायतों के पास पैसा क्यों कम है, या क्या चुनौतियां हैं, क्या कहाँ पर लैग कर रहे हैं पंचायत, कहाँ पर वो फंडिंग इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं? उसके बाद से कहाँ पर जाना चाहिए था दिमाग? भाई समाधान इसका क्या हो सकता है? ये पॉइंट्स आपके दिमाग में अपने आप आ जाने चाहिए। उसके पश्चात देखिए कि राइटर जो है, जो निबंध लिखने वाले लेखक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो महोदय क्या लिख रहे हैं। आधे से ज़्यादा निबंध में तो वही रटा रटाया चीज़ें होती हैं, उसके बाद कुछ उनके सुझाव होते हैं, हो गया निबंध कंप्लीट आपका। न्यूज़पेपर का आर्टिकल इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। इसलिए जब मैं आपको बोलता हूँ कि स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से मजबूत कीजिए, आपका करंट समझ में आएगा आपको। अब देखिए इसमें क्या है, कहाँ से शुरू है। इन्होंने बोला हुआ है कि 73-74 संविधान संशोधन अधिनियम को लागू हुए 3 दशक बीत चुके हैं। कब लागू हुआ था आपको पता ही होगा। 91-92 ईस्वी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए थे, जिसमें एक पंचायत में भी था, लोकल बॉडीज जिसमें पंचायत नगर पालिका दोनों शामिल है, अलग अलग संशोधन के माध्यम से। उसके पश्चात इकोनॉमिक रिफॉर्म भी उन्होंने बड़े स्तर पर किए थे। मैंने आपको नरसिम्हा राव जी के बारे में बताया था डिटेल में, जब उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, तो जिनके माध्यम से परिकल्पना की गई कि भारत में स्थानीय निकाय स्थानीय सुशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगे। इसके अनुसार में ग्रामीण स्थानीय सरकार को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2004 पंचायती राज मंत्रालय का भी गठन किया गया। आपसे यही पूछ लेगा कि 73वां संविधान संशोधन के पश्चात ही पंचायती राज मंत्रालय का गठन कर दिया गया था। स्टेटमेंट आप तो खुशी खुशी मार आओगे, हाँ बिल्कुल सही बात, 100% सही बात है, लेकिन वहां पर नंबर -1/3 क्यों? 2004 में पंचायती राज मंत्रालय गठन किया गया है। ठीक है, इसे संवैधानिक संशोधन ने राजकोषीय हस्तांतरण पर विशिष्ट विवरण प्रदान किया, जिसमें स्वयं के राजस्व का सृजन करना शामिल है। आपको लगता है पंचायत स्वयं के राजस्व सृजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको एम्पावर किया जाए तो। पंचायतों के पास आज सबसे बड़ी समस्या जो है, जो कोई बात नहीं कर रहा है, वो है पलायन की। गांव में लोग ही नहीं है तो कहाँ से राजस्व इकट्ठा होगा, कहाँ से मार्केट क्रिएट होगा, कहाँ से राजस्व इकोनॉमी क्रिएट होगा लोकल लेवल पर। ये प्लेन के गांवों की भी बात यही है, पहाड़ के गांवों की भी बात यही। कम से कम उत्तर भारत के जो राज्य हैं, बिहार, यूपी, उनके पंचायतों की स्थिति अच्छी नहीं ही है। हो सकता है दक्षिण के भी पंचायत अच्छे ना हो, डेटा से हम लोग देखेंगे। केंद्रीय अधिनियम की रूपरेखा पर विभिन्न राज्यों को पंचायती राज अधिनियम द्वारा कराधान, कर लगाना, संग्रह के प्रावधान किए गए हैं। इन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर पंचायतों ने अपने स्वयं के संसाधन सृजित करने का अधिकतम प्रयास किया है। ओके, 73-74 संविधान के संशोधन की मुख्य बातें क्या है? अब 73-74 को रिवाइज कर लीजिए। स्टेट पीसीएस के पीटी मेंस के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक होता है पंचायती राज और नगर पालिका। म्यूनसिपैलिटी से तो थोड़ा कम भी पूछे, पीटी में पूछ ले, लेकिन पंचायत से तो अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं आपसे। इन संशोधन ने संविधान में 2 नए भाग जोड़े। कौन कौन सा भाग भाई? अर्थात 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जिसका शीर्षक पंचायत है, 74 के द्वारा भाग 9 का ए जिसका शीर्षक नगर पालिकाएं हैं। 2 भाग भी जोड़ा गया, भाग 9 और 9 का ए या 9 का क। ओके, ये जोड़ा गया किसमें? संविधान में। 73-74 संविधान संशोधन लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई के रूप में ग्राम सभा, ग्राम में वार्ड समिति, नगर पालिका में गठन किया गया, जिन मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक मत भागीदारी करते हैं।
ग्राम पंचायत में कौन कौन भागीदारी करते, तो उस ग्राम पंचायत में मतदाता के रूप में पंजीकृत, उस मतदाता के रूप में पंजीकृत, मतदान करने वाले के लिए पंजीकृत 18 वर्ष से ज़्यादा। अब आपको समझ में आ रहा है, वो सभी के सभी इसके सदस्य होते हैं और भाग लेते हैं वहाँ पर। प्रत्येक राज्य में 20 लाख से कम आबादी राज्यों को छोड़कर ग्राम मध्यवर्ती स्तर, प्रखंड, तालुका, मंडल, जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई। आर्टिकल 243B। क्या याद रखना आर्टिकल? थोड़े बहुत तो जरूर ध्यान में रखने हैं, सारे नहीं ध्यान में रखने हैं। और सभी स्तरों पर देखिए अगला लिखा हुआ क्या है कि सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव से सीटें भरी जाती है। आरक्षण का भी प्रावधान है। SC ST के लिए सीटें आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं। सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर SC ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षित किए जा सकते हैं। कुल सीटों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। SC ST के लिए आरक्षित सीटों में से भी 1/3 सीटें उनकी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन यानी कि नारी सशक्तिकरण का भी काम करता है कौन? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद के लिए 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। कार्यकाल क्या है? सभी के लिए समान रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकाय गठन के लिए चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। कार्यकाल से पूर्व विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और जो नया चुन के आएगा वो भी बचे हुए कार्यकाल के लिए ही शासन करेंगे। मतदाता सूची का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की भी बात की गई है इसमें। स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात की गई है किसमें? स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, हर चीज गठित किया गया था लोकल लेवल के लिए। विकासात्मक योजना निर्माण, 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों सहित पंचायतों विभिन्न स्तरों पर विधि द्वारा सौंपे गए विषयों के संबंध में पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। किसको इतना सारा शक्ति दिया गया? वो पंचायत को। आपके अगल बगल जो मुखिया घूमते मिलते हैं उनको खुद नहीं पता होगा उनको इतनी शक्तियां प्राप्त है। उनका तो एक ही लक्ष्य होता है, बन गए तो अब 2 तल्ला ठोक के 5 साल में हटना है कम से कम, है ना, गाड़ी वाड़ी खरीद के। 74 संविधान संशोधन पंचायत और नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समिति का प्रावधान करता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को रखती है। 11वीं जो अनुसूची बनाया गया है उसमें पंचायती राज निकाय के लिए 29 कार्यों को लिस्ट करके रखा गया है कि ये 29 कार्य कम से कम पंचायत स्तर पर किए जाएंगे। राजस्व व वित्त की क्या बात है भाई? तो राज्य सरकारों बजटीय आवंटन, कुछ करों से प्राप्त राजस्व में हिस्सेदारी, स्वयं द्वारा जुटाए गए राजस्व का संग्रह एवं प्राधिधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, अनुच्छेद 243H, इन सभी के माध्यम से पंचायतों को पैसे प्राप्त होते हैं। खुद से सृजित कर लो, भारत सरकार दे देगी, बिहार सरकार दे देगी। ओके। एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी जिसके आधार पर पंचायत और नगरपालिका के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे। अनुच्छेद 243I, इसमें बोला गया है कि राज्य स्तर के भी वित्त आयोग गठित किए जाएंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पंचायतों और राज्य सरकार के बीच वित्त के आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए होंगे। ये चीज क्लियर हो गया होगा। इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया, फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया, पैसा कौड़ी भी मुहैया करवा दिया गया। अब देखिए आगे क्या है। पंचायती राज संस्थानों के वित्त की वर्तमान स्थिति क्या है? अब वर्तमान स्थिति पर हम लोग फोकस करेंगे आंकड़ों और डेटा के साथ में। जब भी आंसर लिखा कीजिए तो कोशिश कीजिए कि फैक्ट और आंकड़ों को जरूर डालें। कुछ न कुछ ऐसे होने चाहिए ताकि आपका आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बने, आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। हवाई बातें तो सभी लोग करते हैं, थोड़ा सा यूनिक अगर करना है तो इस तरह की चीज़ों को कीजिएगा। RBI के अनुसार, किनके अनुसार? तो RBI 2022-2023 पंचायतों ने कुल 35,354 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया है। बहुत पैसा होता है ये। हालांकि उनके स्वयं के कर राजस्व केवल 737 करोड़ रुपए उत्पन्न हुए हैं। 35,000 रुपया में से मात्र 750 रुपया लगभग में खुद से उसके पास में है। तो कौन सा आत्मनिर्भरता है आप मुझे बताइए? जो पेशे एवं व्यापार पर कर, भूमि राजस्व, स्टाम्प पंजीकरण शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर के माध्यम से अर्जित हुए हैं। मात्र 737 करोड़। पूरे देश की स्थिति बता रहा हूं मैं। गैर कर राजस्व 1,494 करोड़ रुपए जो मुख्य रूप से ब्याज भुगतान पंचायती राज कार्यक्रमों से प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय कि पंचायतों को केंद्र सरकार से 24,699 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों से 8,148 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर 100% के लगभग में 90% से ज़्यादा का निर्भरता किस पर है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसमें भी केंद्र सरकार भर भर के पैसा देती है। 35,000 करोड़ में से 24,000 लगभग में 25,000 करोड़ है, 24,700 करोड़ है लगभग में। ये कितना किसने दिया है? ये तो केंद्र सरकार ने दिया है। लगभग में 8,100 करोड़
किसने दिया है? तो राज्य सरकारों ने दिया। बाकी जो थोड़े बहुत बचे खुचे पैसे हैं वो पंचायत खुद के स्तर से जनरेट करते हैं। राजस्व प्रति पंचायत। अब देखिए अगला डेटा, औसतन प्रत्येक पंचायत ने अपने स्वयं के कर राजस्व केवल 21,000 रुपए और गैर कर राजस्व से 73,000 रुपए अर्जित किए हैं। इससे ज्यादा तो लोगों की सैलरी हो जाती है जितना पंचायत राजस्व इकट्ठा करते हैं। इसके विपरीत केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्रति पंचायत लगभग 17 लाख रुपए रहा है, जबकि राज्य सरकार से 3.25 लाख रुपए रहा है। राज्य राजस्व हिस्सेदारी अंतर राज्य असमानताएं भी हैं। राज्य राजस्व अंतर राज्य असमानता, अंतर का मतलब होता है एक और से दूसरे में कंपेयर करके। इंटर स्टेट इनइक्वालिटी है कहां पर? तो राजस्व के मामले में। ठीक है, संबद्ध राज्य के राजस्व पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% है। अभी मैंने बोला तो उत्तर के राज्यों की पंचायत की स्थिति खराब है, तो दक्षिण का आंध्र प्रदेश का देखिए उत्तर से भी खराब है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 2.5% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व के संबंध में राज्यों में व्यापक भिन्नताएं मौजूद हैं। अगला देखिए क्या है कि केरल और पश्चिम बंगाल में 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं। औसत राजस्व का मतलब होता है कर वगैरह जो है ना, जो पंचायत के लेवल पर लगाए जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ उसके आधार पर जो उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, असम, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रति पंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों का औसत राजस्व प्रति पंचायत 6 लाख रुपए से भी कम है। अब भाई समस्या तो बहुत सारी बता दी कि राजस्व कम है, ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, बहुत सारा हमने दिखा दिया कि पंचायतें अपने स्तर से काम नहीं कर पा रही वित्त के अभाव में। अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या इसके लिए समाधान हो सकता है, क्या इन्होंने सिफारिशें की, क्या सुझाव दिए हैं, उसको जरा हम लोग ढंग से देख लेते हैं। ओके, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस आर्टिकल का कि भाई समस्या तो पता ही है कि पंचायतों के पास पैसे वगैरह नहीं है, समाधान उसका क्या हो सकता है, आपके नज़रिए में क्या हो सकता है, और जो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनके नज़रिए में क्या हो सकता है। ओके, देखिए सुझाव में इन्होंने पहला दिया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठन किया था जिसने बोला कि पंचायतों के पास बहुत सारे टूल होते हैं जिसके माध्यम से वो राजस्व इकट्ठा कर सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है संपत्ति कर, भूमि कर, राजस्व उपकर, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क पर अधिभार, टोल, पेशे पर कर, विज्ञापन, जल एवं स्वच्छता पर, प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोगकर्ता शुल्क जैसे प्रमुख बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं पंचायतों के पास जिसको अगर सही से काम में लिया जाए, जिसको सही से उपयोग किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो पंचायत अपने स्तर से क्या कर सकती हैं? राजस्व इकट्ठा कर सकती हैं। अगला है अनुकूल वातावरण की स्थापना करना। पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि उचित वित्तीय विनिमय को लागू करें, कराधान के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करें, इनमें कर एवं गैर कर आधारों के संबंध में निर्णय लेना, उनकी दरें निर्धारित करना, आवधिक संशोधन यानी कि समय समय पर उसमें बदलाव करना, छूट क्षेत्रों को परिभाषित करना, संग्रह के लिए प्रभावी कर प्रबंधन और प्रवर्तन कानूनों को बनाना शामिल है। ये सब पंचायतें अपने स्तर पर करके क्या कर सकती हैं? कर राजस्व में वृद्धि कर सकती हैं। ओके, गैर कर राजस्व के लिए स्रोतों का विविधीकरण का मतलब होता है डाइवर्सिफाई करना अपने सोर्स जो है गैर कर राजस्व यानी कि कर के बिना जो पैसे प्राप्त होते हैं उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अलग अलग क्षेत्रों से हम प्राप्त कर सकते हैं। गैर कर राजस्व की विशाल संभावनाओं में शुल्क, किराया, निवेश, बिक्री से प्राप्त आय, किराया प्रभार प्राप्तियां शामिल हैं। ऐसे नवोन्मेषी परियोजनाएं भी हैं जो ASR से जत कर सकती हैं। इसमें ग्रामीण व्यापार केंद्र, नवोन्मेषी वाणिज्यिक उद्यम, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, कार्बन क्रेडिट, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे गैर कर राजस्व भी पंचायतें प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इनमें से ये सब कुछ आपको पता होगा, वहाँ पर लोकल लोग जो काम करते हैं पंचायत में उनको बहुत कम उम्मीद है कि भाई उनको पता होगा, बहुत कम चांस है ऐसा, उनको पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम आपने नहीं किया वो है जागरूकता। कम से कम पंचायत लेवल पर तो रखते हैं आपकी पढ़े लिखे लोग पंचायतों में पार्टिसिपेट कर सकें, कास्ट पॉलिटिक्स पार्टिसिपेट ना हो पंचायत लेवल पर, अगर वाकई से सख्त करना था तो। ठीक है, अगला देखिए क्या है, स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाना। राजस्व सृजन के लिए स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाकर जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, सतत विकास को बढ़ावा देने में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कृषि और पर्यटन से लेकर लघु स्तरीय उद्योगों तक की राजस्व सृजन पहलों की योजना निर्माण, निर्णयन और कार्यान्वयन संलग्न हो सकते हैं। उनके पास शुल्क एवं लेवी अधिरोपित करने, प्राप्त धन को स्थानीय विकास परियोजना, सार्वजनिक सेवाओं एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की ओर निर्देशित करने का भी प्राधिकार है। और इसका उपयोग करके भी स्थानीय जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग करके भी राजस्व को सृजित किया जा सकता है।
भागीदारी को बढ़ाने के लिए अगला इन्होंने सुझाव दिया है, पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन वगैरह समावेशी भागीदारी को बढ़ाकर ग्राम सभाएं जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती हैं, उसके पश्चात से कर राजस्व को बढ़ा सकती हैं। आरबीआई ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। आरबीआई वृहत विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने, स्थानीय नेताओं अधिकारियों को सशक्त करने का सुझाव देता है कि स्थानीय नेता जो है उनको सशक्त किया जाए। अब लेखक महोदय जो जिन्होंने द हिंदू में इस लेख को लिखा है वो बात करें कार्बन क्रेडिट की, कि पंचायत स्तर पर कार्बन क्रेडिट के माध्यम से धन राजस्व को सृजित करना चाहिए। सीरियसली आपको पता भी है कि आप पंचायत स्तर पर कार्बन क्रेडिट पता भी होगा कितने लोगों को कि नहीं होगा, किस प्रकार से उसके माध्यम से ये राजस्व को सृजित करेंगे। लिखने के लिए ठीक है, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक चीज़ें हैं क्या ये? आपको लगता है ये सुझाव रियलिस्टिक है? कहीं से भी रियलिस्टिक नहीं लगता। कार्बन क्रेडिट तो अभी राज्यों तक के स्तर पर तक हम सृजित नहीं कर पाए हैं, पंचायत के स्तर पर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि पीआरआई, पारदर्शी बजटिंग, राजकोषीय अनुशासन, विकास प्राथमिकता में सामुदायिक भागीदारी, कर्मचारी प्रशिक्षण, कठोर निगरानी, मूल्यांकन को अपनाकर संसाधन उपयोग को बेहतर बना सकते हैं। जो हमारे पास रिसोर्स है उसको हम बहुत अच्छे से कंसाइज करके यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसने पंचायती राज संस्थाओं कार्यों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, प्रभावी स्थानीय शासन के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। किसने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रकाश डाला है कि क्या क्या करना चाहिए। आपको अनुशासन लागू करना चाहिए, जो आपके पास रिसोर्स है उसको सही से यूज़ कीजिए, नेताओं और स्थानीय प्रशासक जो होते हैं उनको जागरूक करना चाहिए, उसके पश्चात आप पंचायतों से कुछ कर राजस्व की उम्मीद कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ। निर्वाचित प्रतिनिधि जो निर्वाचित हुए, मुखिया बना है, वार्ड मेंबर बना है, या अलग अलग पदों पर जो निर्वाचित हुए हैं पंचायत में, और लोग, आम लोग, उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। सबसे मुख्य सुझाव तो यही होना चाहिए था कि जब तक लोकल लेवल पर लोगों को शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं, शिक्षित। साक्षर का मतलब होता है अक्षर का ज्ञान, शिक्षित का मतलब होता है समझ। अकबर शिक्षित था, साक्षर नहीं था। अक्षर का ज्ञान नहीं था अकबर को, लिख पढ़ नहीं सकता था, लेकिन समझ थी, दुनिया की समझ थी, शासन की समझ थी। शिक्षित लोगों को करना बेहद जरूरी है, जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है, प्रतिनिधियों को भी और लोगों को भी, तब जाके आप पंचायतों को सशक्त बना सकते हैं। तो कुछ सुझाव भी मैंने दिए हैं आपको, उसके अलावा कुछ समस्याओं की बात भी मैंने की है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये आर्टिकल। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगली न्यूज़ पता ही होगा आपको, तो जो ट्विटर है उसको भारत सरकार ने बोला है कि बहुत सारे फार्मर्स वगैरह के जो अकाउंट हैं उसको बंद कर देने के लिए। तो इस पर ट्विटर ने पोस्ट किया अपने ऑफिशियल से कि भाई ऑफिशियली उसने बताया कि भारत सरकार हम पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है। अलग अलग फार्मर्स और एसोसिएशन जुड़े हुए लोग, अलग अलग जो एक्टिविस्ट हैं, वो पत्रकार जो उसको कवर कर रहे हैं, उन सभी के यूट्यूब अकाउंट से लेकर और ट्विटर अकाउंट से लेकर हर चीज़ को बंद किया जा रहा है भारत सरकार के आदेशानुसार। तो ट्विटर ने इसको पब्लिकली बताया। उसके बाद से भारत सरकार और ट्विटर के बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ गया है। ट्विटर जो है वो बोलता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम इसको सिक्योर करते हैं और इसको हमेशा हम बढ़ावा देते हैं। आर्टिकल 19(1)(a है ना, इसी में तो बात किया गया है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, हिंदी भाषा में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम रक्षा करते हैं। और भारत सरकार हम पर दबाव बना रही है कि क्या करो, तो किसानों के और जो एक्टिविस्ट हैं या पत्रकार हैं उनके अकाउंट को बंद करने के लिए। तो देखिए पहले से इसको लेकर केस चल रहा है, लेकिन केस तो चलते रहेंगे। आपको मैं आईटी एक्ट पढ़ा दूंगा नया वाला, जिसमें भारत सरकार को बहुत सारे शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, बहुत सारी शक्तियाँ, जिसके पश्चात होता क्या है कि भाई भारत सरकार कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक भी लगा सकती है। इस एक्ट को खुलेआम माना गया था कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, भारत सरकार को बहुत सारी शक्तियाँ भी देता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 वेब पोर्टल का पब्लिश किया है, जिसमें क्या है भाई, जिसमें क्या होगा, न्यूज़ पब्लिशर और जो केबल ऑपरेटर है उनके लिए होगा। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप ध्यान रख लीजिए, कुछ नाम है यहाँ पर, जैसे प्रेस सेवा पोर्टल, प्रेस सेवा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड अलग अलग जो चीज़ें होती है, न्यूज़पेपर या कोई प्रिंट मीडिया का हो गया, उसको रजिस्टर करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल को क्रिएट किया गया है। पीटी फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगला पोर्टल है नेविगेट भारत। क्या है? नेविगेट भारत। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
नाविगेट बोलते हैं वैसे तो, नेविगेट भारत जो भी है, नेविगेट भारत करके इन्होंने अगला पोर्टल लॉन्च किया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स और जनता के लिए जो कुछ काम कर रही है उससे संबंधित वीडियोज़ या उससे संबंधित अपडेट के लिए ये पोर्टल होगा। उसके अलावा 2 पोर्टल तो हो गया आपका, एक हो गया प्रेस सेवा और एक हो गया ये। इसके अलावा 2 और पोर्टल हैं जो केबल ऑपरेटर वगैरह का रजिस्टर करने के लिए बनाया गया है। उनके यहाँ पर नाम तो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा पोर्टल नहीं है। ई बिलिंग के लिए भी बनाया गया एक पोर्टल और एक केबल ऑपरेटर का रजिस्टर वगैरह के लिए बनाया गया है। एक न्यूज़पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, प्रिंट वगैरह के लिए, और एक आपको पता ही है गवर्नमेंट के लिए, सिटीजन के लिए, वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव वगैरह चलाती है उससे संबंधित वीडियोज़ या अपडेट के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया नेविगेट भारत, और एक प्रेस सेवा बनाया गया न्यूज़पेपर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आईटी एक्ट को हम लोग समझते हैं कि क्या है भाई। देखिए, आईटी नियम सबसे पहले बनाया गया था आईटी एक्ट 2000 ईस्वी में। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में बढ़ने लग गया था उसके पश्चात से आईटी एक्ट को 2000 ईस्वी में बनाया गया। अब इस आईटी एक्ट के बहुत वर्ष हो गए थे, 21-22 वर्ष हो गए थे। 2022 ईस्वी में नया आईटी एक्ट लाया गया, जिसके पश्चात से इसमें कुछ सुधार किए गए, कुछ नए जो अपडेट हो गए हैं आईटी सेक्टर में उसको भी ऐड किया गया और उसको भी एक्ट के दायरे में, रेगुलेशन के दायरे में लाया गया, जिसमें सोशल मीडिया सबसे बड़ा उदाहरण है। आईटी एक्ट 2000 के समय में सोशल मीडिया का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया ही आईटी माना जाता है सामान्य तौर पर। सामान्य लोग उसी को आईटी मान लेते हैं, लेकिन उसको समझते हैं क्या है इस एक्ट में और किस प्रकार से इसके आलोचक इस पर आरोप लगाते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलता है ये एक्ट। आईटी नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने अपनी अधिकारिता प्राप्त करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए विधि मान्यता प्रदान करता है। सेफ हार्बर प्रावधान, यह अधिनियम उन मध्यवर्ती संस्था के लिए एक सेफ हार्बर प्रदान करता है जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक तत्परता रखते हैं और राज्य द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करते हैं। भारत सरकार जो बोले वो करे, उसके लिए सेफ हार्बर प्रोवाइड करवाता है ये एक्ट। मध्यवर्ती संस्थाएं, अधिनियम के धारा 79 मध्यवर्ती संस्थाओं को प्रतिरक्षा प्रदान करती है जब तक कि वे सम्यक तत्परता और राज्य निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते रहते हैं, तब तक उनके लिए इसमें क्या है तो प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। अगला है, मध्यवर्ती संस्थाओं में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो मध्यवर्ती होते हैं किसके बीच में, तो यूजर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं मध्यवर्ती का काम भी करते हैं। क्या है फर्स्ट ऑर्गेनेटर, मतलब तात्पर्य क्या होता है इसका मतलब होता है पहली बार कोई चीज़ कहाँ से अपलोड हुआ है, कहाँ से वो आया। आईटी नियम दायित्व को मध्यवर्ती संस्थाओं पर लागू करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यक बनाते हैं कि वे कुछ परिस्थितियों अपनी सेवा पर किसी भी सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करेंगे, तकनीकी समाधान प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फोटो आपके पास फॉरवर्ड होकर पहुंचा है व्हाट्सएप पर, तो भारत सरकार अगर चाहे, मान लीजिए कि ये फोटो आपके पास पहुंचा है, इसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं, कोई भड़काऊ भाषण है या कुछ भी खराब चीज़ें हैं, तो भारत सरकार व्हाट्सएप को ये मैसेज करके पूछ सकती है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है, किसने इसको अपलोड किया, किस आईपी एड्रेस अपलोड किया गया है। आईपी एड्रेस और IMEI जो फ़ोन का आपका फ़ोन के पीछे जो लिखा होता है, IMEI से आपका सिम नंबर पता चल सकता है, फ़ोन नंबर पता चल सकता है। आईपी एड्रेस से आप कहाँ पर बैठ के उसको चला रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन तक पता चल सकता है। ठीक है, तो उसके द्वारा भारत सरकार आप तक तुरंत पहुँच जाएगी, आप उठा के ले जाएगी घर से। मतलब कि अगर दंगा फैलाने वाले, हेट स्पीच फैलाने वाले, कुछ सही तरीके से भी समझिए, पॉजिटिव पक्ष भी समझिएगा, अगर कोई हेट स्पीच अपलोड किया गया कहीं से या फेक न्यूज़ कहीं से अपलोड किया गया है, तो उनको ट्रैक करने में भारत सरकार को इसके द्वारा सुविधा प्राप्त हो सकती है। ओके, अगला देखिए क्या है। अब जैसे मान लो, एक समाधान बताता हूँ, जैसे मान लो है ना, आपने कुछ पोस्ट कर दिया, ये मत बोलना कि मैं गलत कह रहा हूँ। मान लीजिए फ़ोन को ट्रैक कर रहा है आपका कोई, ट्रैकिंग को रोकना होता है ना, तो बिना फ़ोन को ऑफ किए सिम से निकाल देना चाहिए, सिम निकाल देना चाहिए। आपका फ़ोन जो होता है ना, उसके बाद उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं होगा है, 9 के बराबर में होता है। ठीक है, बाकी सिम चेंज करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। IMEI नंबर जो है ना, वो फ़ोन का स्थिर रहता है, तो अगर आपने सिम बदल दिया तो दूसरे सिम का नंबर भी वो भारत सरकार को पहुंचा देती है या ट्रैक करने वाले के पास से पहुंचा देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या सिखा रहा हूं मैं। आईटी नियम के कई तरह की चुनौतियों का अधीन रहे हैं। इस संबंध में कई याचिकाएं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में भी हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट का भी एक विवाद है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इसको लेकर याचिकाएं डाली गई कि ये जो एक्ट है, ये अधिनियम ऑलरेडी न्यायिक समीक्षा के लिए बहुत सारे पिटिशन डाला हुआ है कि ये जो अधिनियम है, आईटी एक्ट जो है, ये कहीं ना कहीं लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष समझिएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, वीडियो थोड़ा सा देर से आज अपलोड होगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझिए।
लेकिन क्या आजकल के आईटी के युग में जहां पर एक पोस्ट के द्वारा कहीं पर दंगा भड़काया जा सकता है, जिसका उदाहरण हमें बहुत सारे मिले हैं अपने देश में। महाराष्ट्र में मिला है, शिवाजी के छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ ही पोस्ट कर देते हैं, उसके खिलाफ दंगा भड़क जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, दंगा भड़क जाता है। तो एक कोई आदमी कुछ पोस्ट करके कहीं पर दंगा फैला सकता है, तो क्यों ना भारत सरकार के पास इस तरह की शक्तियां होनी चाहिए कि इस तरह के दंगों को रोके वो, है ना। बताइए मुझे, क्या ये गलत कह रहा हूं मैं? क्यों नहीं इस तरह की शक्तियां होनी चाहिए कि पोस्ट को कौन पोस्ट कर रहा है उसको ट्रैक करें, उसको पकड़ें, है ना। तो दोनों पक्षों को समझते चलिएगा। क्या है नए नियम? वर्ष 2021 में आईटी नियम ने पिछले दिशा निर्देशों को प्रतिस्थापित किया और मध्यवर्ती संस्थाएं डिजिटल समाचार मीडिया को विनियमित करने का प्रयास किया है। डिजिटल समाचार मीडिया, ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आवश्यक बनाया गया है किसी भी सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करे जिसके निजता को खतरा को पहुंचता है। अभी मैंने बताया आपको, प्रथम प्रवर्तक जिसने पहली बार अपलोड किया। अप्रैल 2023 से पेश किया एक संशोधन सरकार को स्वयं यह तय करने की शक्ति देता है कौन सी सूचना झूठ है। वे मध्यवर्ती संस्थाओं को फेक या झूठ समझे जाने वाली पोस्ट को हटाने के लिए विवश करने के रूप में सेंसरशिप की व्यापक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य क्या है कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है, ये हम ही बताएंगे आपको, हम ही हटाने के लिए भी बोलेंगे। भारत सरकार ने बोला है कि फैक्ट चेक करने के लिए हम आपको बताएंगे कि ये सूचना गलत है, इस अकाउंट से पोस्ट किया गया, दोनों को आप हटा दीजिए, तो आपको हटाना पड़ेगा। सेंसरशिप एक तरह का, आलोचना भी समझिएगा। इस आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भारत सरकार ये तय करती कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है। क्यों भाई, लोग नहीं तय कर सकते क्या? बताइए मुझे। नए नियम के विधान के बजाय कार्यकारी आदेश के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर भारत में वाक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। यह एक्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसे केवल अनुच्छेद 2 में निर्धारित आधार पर विधि द्वारा अपनाए गए उचित प्रतिबंधों के माध्यम सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(a) में जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है उसको आर्टिकल 19(2) के माध्यम से, जिसमें राष्ट्र सुरक्षा और कम्युनिटी के लिए समुदाय की सुरक्षा के आधार पर बोला गया कि कुछ हद तक प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसके अलावा आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में कुछ शर्तें रखी गई है। फेक न्यूज और भ्रामक सूचना ऐसे आधार नहीं है जिन पर वाक को सीमित किया जा सकता है, जबकि आईटी नियम में किए गए संशोधन उनके द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के अवरोधों को चेतावनी नहीं देते हैं और विवश करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानकारी देने के लिए। उसमें सबसे सुरक्षित है टेलीग्राम। आपका बताइए होगा आपको, टेलीग्राम जैसी सिक्योरिटी, प्राइवेसी कोई भी नहीं देता है। व्हाट्सएप तो मिथ है, व्हाट्सएप से ज़्यादा घटिया चीज़ तो है ही नहीं दुनिया में कुछ भी। उस पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, है ना। न्यूज़ वाले आपके व्हाट्सएप चैट पढ़ लेते, देखा होगा आपने कोरोना के समय में। उसके अलावा क्या है, संबद्ध चिंताएं क्या है, अस्पष्ट परिभाषाओं का अभाव। नए संशोधन फेक न्यूज़ को परिभाषित करने में विफल रहा है। सरकार फैक्ट चेक यूनिट को सरकार से संबद्ध किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी समाचार की सत्यता की घोषणा करने की अनुमति देते हैं। अपरिभाषित शब्दों का उपयोग विशेष रूप से किसी भी कार्य जैसे वाक्यांश सरकार को यह तय करने की अनियंत्रित शक्ति देते हैं कि लोग इंटरनेट पर क्या देखें, सुन और पढ़ सकते हैं। जब कोई चीज़ अपरिभाषित होता है, मैंने 1000 बार बताया आपको, तब उसकी सीमाएं जो हैं वो फैल जाती हैं, उसको कोई रोक टोक नहीं होता है। तो अपरिभाषित चीज़ें जब हैं इस एक्ट में शामिल, तो क्या करेगा, भारत सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे देगा। अगला देखिए क्या है कि मानक अभ्यास नहीं है। अगर आपको फेक न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाना ही था तो उसके लिए आप अलग से एक्ट ले आते, फेक न्यूज़ रोके एक्ट, है ना। लेकिन उस तरह का कुछ काम नहीं किया। अगर सूचनाओं को हटाना, फैक्ट चेक यूनिट द्वारा गलत समझ जाने सूचनाओं को मध्यवर्ती संस्थाएं हटा देगी। इस प्रकार केवल राज्य को यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। नए नियम सरकार को स्वयं यह तय करने की शक्ति देते हैं कि कौन सी सूचना झूठ है। मध्यवर्ती संस्थाओं को फेक या झूठी समझाने पोस्ट को हटाने के लिए विवश कर सकते हैं और संशोधन सेंसरशिप को लागू कर सकते हैं। अधिकारों में कटौती होगा। इससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि वाक को सीमित करने वाले कानून न तो संदिग्ध होने चाहिए, न ही व्यापक अनुप्रयोग होने चाहिए। किसने बोला था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था। तो आईटी एक्ट की खामियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आईटी एक्ट के पक्ष को भी समझिएगा।
आजकल के ज़माने में मेरे हिसाब से तो एक कठोर आईटी एक्ट आवश्यक होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक जो बंदूक होता है ना, वो अपराधी के हाथ में भी होता है और पुलिस के हाथ में भी होता है। एक रक्षा के लिए होता है और एक लोगों को प्रताड़ित करने के लिए होता है। बस ये ध्यान में रखना है कि भाई उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, किसके हाथ में वो एक्ट दिया गया है, क्योंकि सरकार चाहे तो इसका सदुपयोग भी तो कर सकती है, लेकिन सरकार अगर दुरुपयोग करती है तो उस पर भी हमें बातचीत करना पड़ेगा कि भाई दुरुपयोग क्यों हो रहा है। अगला देख लीजिए, अल्बानिया की चर्चा है। अल्बानिया के बारे में आपको शुरू में ही मैंने बताया। अब अल्बानिया की सीमा जरा देख लीजिए। कल मैंने आपको ग्रीस की सीमा दिखाई थी, तो ग्रीस के साथ अल्बानिया की सीमा लगती है। ओके, मैसेडोनिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, इन देशों के साथ अल्बानिया की सीमा लगती है। अल्बानिया की कैपिटल कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे। एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी कहाँ पर है ये? तो ये भूमध्य महासागर में है। भूमध्य सागर जो है वहीं पर ये स्थित है अल्बानिया। अल्बानिया में भारत सरकार अल्बानिया की राजधानी में क्या खोलने जा रही है? तो अपना डिप्लोमेटिक दूतावास खोलने जा रही है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं? मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया और ग्रीस, इनसे सीमाएं लगती हैं। अगले पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए ये न्यूज़ तो मैंने करवा दिया, इंडिया टू ओपन डिप्लोमेटिक मिशन इन अल्बानिया कैपिटल। ठीक है भाई। अगला न्यूज़ है, बीबीसी के पहली बार कोई भारतीय मूल के चेयरमैन बने हैं। डॉक्टर समीर शाह इनका नाम है और ये बीबीसी के चेयरमैन बने हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ और देखिए कि इनके सिलेक्शन को किसके द्वारा क्लियर किया गया है? इनके सिलेक्शन क्लियर किया गया किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा। ब्रिटेन के जो महाराजा हैं उनके द्वारा इनके सिलेक्शन को क्लियर किया गया है। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, एक तरह से मानते हैं कई सारे लोग। और कौन है? तो डॉक्टर समीर शाह इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ सकता है, हो सकता है। तो ओके, अगला देखिए क्या है। अगला है कि मुंबई में एक पार्क बनाया गया है जहाँ पर मुंबई शहर या महाराष्ट्र के जो गणमान्य लोग हैं उनकी मूर्तियाँ लगाई गई है। और उसमें बहुत सारे लोगों की है, जैसे बाला साहेब ठाकरे का, सावित्रीबाई फुले का, 17 लोगों के स्टैच्यू को लगाया गया है, जिनमें लता मंगेशकर भी शामिल हैं। उसके अलावा वीडी सावरकर भी हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी हैं। सबके सब जो मुंबई की पृष्ठभूमि या महाराष्ट्र के पृष्ठभूमि संबंधित हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। और ये देखिए, सावित्रीबाई फुले को किस लिए जाना जाता है? ज्योतिबा फुले की पत्नी थी ये, और भारत में महिला एजुकेशन की शुरुआत करने के लिए सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है। और ये जब स्कूल जाती थी, मैंने आपको एक बार किस्सा सुनाया था कि लोग और समाज से किस प्रकार से लड़ना होता है जब आप कुछ शुरू करते हैं। तो ये जब स्कूल के लिए घर से निकलती थी तो 2 वस्त्र लेकर निकलती थी। एक वस्त्र को थैली में बांध कर रखती थी और एक तो पहना हुआ रहता था इन्होंने। तो जब ये गुजरती थी वहाँ से सड़क से, तो लोग इन पर कीचड़, पत्थर और ईंट और गंदगी फेंकते थे। जिसके पश्चात ही स्कूल पहुंचकर क्यों फेंकते थे? क्योंकि बच्चों के स्कूल, लड़कियों को पढ़ाना उस समय माना जाता था कि ये धर्म के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज खराब हो जाएगा लड़कियों को पढ़ाने से। तो स्कूल पहुँच के फिर ये कपड़ा चेंज करके फिर वहाँ पर पढ़ाती थी। ठीक है। और दलित एजुकेशन, महिलाओं, वो भी महिलाओं में खासतौर से शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। दोनों, सावित्रीबाई फुले भी और ज्योतिबा फुले भी। ज्योतिबा फुले ने ही इनको पढ़ाया था, सावित्रीबाई फुले को। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में तो जानते ही हैं। और ये कौन है? तो ये हैं आपके कौन? तो बाला साहेब शिवसेना। बाला साहेब ठाकरे के बारे में जानते हैं, शिवसेना की स्थापना की लता मंगेशकर जी के बारे में जानते ही हैं। और कुछ हस्तियां हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मूल रूप से पार्क इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुंबई। और इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो जेपी नड्डा जी जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। ओके, अगला देखिए क्या। अगला तो नहीं है, आज कम ही न्यूज़ को मैंने कवर किया है, थोड़ा सा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। कुछ न्यूज़ 3 न्यूज़ और बाकी रह गए हैं। एक है सरोगेसी संबंधित और एक है आपका किससे संबंधित? तो कैग ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर रेड फ्लैग दिखाया है कि भाई इस आवास योजना में एमपी में घोटाला हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कैग ने दिखाया है। तो इन 2 न्यूज़ को कल हम लोग कवर करेंगे। और बाकी न्यूज़ अगर कोई और थोड़ा बहुत छूट गया होगा तो उसको भी मैं कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको तो मैं पढ़ा के क्या करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और रेगुलर पढ़िएगा। मैं आपको बार बार जब बोलता हूँ तो ध्यान रखिएगा, रेगुलर पढ़िएगा, मत छोड़िए पढ़ाई। एक दिन सप्ताह में आराम कर लीजिए, घूम फिर लीजिए, बाकी दिन रेगुलर पढ़िए, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक। अगला कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है।
जो लोग रिजर्वेशन में हैं 75% रिजर्वेशन, उनको इस झुनझुना के बारे में पता चलेगा कि ये तो दिखाने का था, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। 75% रिजर्वेशन के बाद से बाहर अच्छे खासे सेटल्ड लोग जो जॉब में हैं भर भर के आ रहे हैं बिहार में एग्जाम देने के लिए, और जो अनरिजर्व हैं उनके लिए तो है ही समस्या भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।